नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। बताया गया है कि इस दौरान अन्य मुद्दों के साथ साथ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर तैयार हुए मसौदे को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और जल्दी ही जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी है, उस कमेटी से स्वीकृति होनी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बाग परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भाबर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार से एक लंबे समय से सीमांत क्षेत्र किच्छा और खटीमा को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रस्तावित है, और उस रेल लाइन में चूंकि 1546 करोड़ रुपए का कुल व्यय होना है, उस व्यय को हमने कहा है कि केंद्र की सरकार, चूंकि राज्य के संसाधन इतने ज्यादा नहीं है कि वो 50% का जो शेयर है वो उसमें दे पाए, तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया है कि केंद्र ही उसको वहन कर ले। दूसरा, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंडस्ट्रियल पार्क हमारा खुरपिया फार्म में बनना है किच्छा में, उसके लिए 410 करोड़ रुपए की धनराशि जल्दी से जल्दी अवमुक्त हो जाए। और हम दिसंबर माह में उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि इस समय पूरे देश दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो आना चाहते हैं, एक सकारात्मक माहौल वहां पर निर्मित हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो इन्वेस्टर समिट में भी आकर हम सबके बीच में जो है उसको, चूंकि लोगों के प्रोत्साहन के लिए उसका समय देने का भी जो है उनसे अनुरोध किया है। साथ में जीएसटी लागू होने के बाद जो कैपिटल सब्सिडी को भी जारी रखने का मैंने अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की। वर्चुअली आयोजित ये बैठक की गई है। इस बैठक में रूस और चीन समेत एससीओ के सदस्य देश शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस समय विश्व विवाद, तनाव और महामारी से घिरा हुआ है, ऐसे में हमें मिलाकर काम करना है। उन्होंने एससीओ में सुधार के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर सभी सदस्य देशों से मिलकर काम करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान की स्थिति का सीधा असर का हम सभी देशों की सुरक्षा पर पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश सदस्य देशों की तरह ही हैं। हमें अफगानिस्तान के लोगों की कल्याण के लिए एकजुट प्रयास करने होंगे। ये महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने या चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने कहा, शिखर सम्मेलन के नतीजे के रूप में नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा और 2 विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। As the outcome of the summit, the leaders adopted the New Delhi Declaration and 2 thematic joint statements. One on cooperation in countering radicalization leading to separatism, extremism and terrorism, and the second one on cooperation in the field of digital transformation. Besides, the leaders also signed a total of 10 decisions. Those decisions would be available to you separately. Essentially, set of outcomes that are aimed at furthering
the cooperation among the SCO member states. As the outcome of the summit, the leaders adopted the New Delhi Declaration and two thematic joint statements, one on cooperation in countering radicalization leading to separatism, extremism and terrorism, and the second one on cooperation in एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार गुट बुधवार को दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र और बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में अपनी अलग अलग बैठक करेंगे। दोनों गुट के पदाधिकारियों ने बताया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने खेमे में शामिल नेताओं की बुधवार दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई, जबकि शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने वाले अजीत पवार गुट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। दोनों गुटों ने दावा किया है कि उन्हें ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल है। गौरतलब है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने बगावत करते हुए महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ ही पार्टी के 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सोमवार को कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हुए। इसमें लॉ कमीशन, भारत सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं आज शरद पवार से मुलाकात के बाद, मीटिंग के बाद नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में हम लोग पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने का एक प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे और उसमें हम पूरे महाराष्ट्र में एक साथ महाराष्ट्र का दौरा करने का एक प्लान हमने किया है। लोग जिनके साथ होते हैं ना, वो तो स्ट्रांग ही होते हैं। हमारे साथ लोग हैं, जनता है महाराष्ट्र की। विधायक है होंगे, लेकिन लोग तो हमारे साथ थे। हमारे साथ अनुभवी मंत्री भी जोड़े गए, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा मंत्रिमंडल के हर प्रस्ताव के चर्चा में, संवाद में होगा। हमारा हर प्रस्ताव जन सेवा के लिए बहुत ही योग्य बनेगा और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की प्रगति में जो हमारा राज्य गीत है, दिल्ली से ही तख्त राखतो महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हमारी बैठक हुई है, बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है और इस संकट के बीच हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ड्राफ्ट तो आने दो, कानून अब बनने जा रहा है। कल प्रेजेंटेशन हुआ है, हम थे उस प्रेजेंटेशन में। मुझे लगता है कानून का कोई विरोध नहीं कर रहा है। कानून का ड्राफ्ट कैसा होगा उस बारे में चर्चा हो रही है। देखिए, आज मीटिंग हमारी जो है उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में मीटिंग हो गई, पार्टी चीफ। इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है, उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा, उसका ऊपर चर्चा हुई। और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है, उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। ड्राफ्ट मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी घमासान तेज हो गया है। ग्वालियर चंबल में शिवराज और केजरीवाल के मेगा शो के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी एक बड़ी सभा करने वाली हैं। कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। वहीं बीजेपी प्रियंका गांधी की सभा से कोई फर्क नहीं
पड़ने का दावा कर रही है। ग्वालियर चंबल में सीएम शिवराज और अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा जलसा होने वाला है। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को सिंधिया के गढ़ में सभा के जरिए चुनावी बिगुल फूकेंगी। ग्वालियर में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रियंका गांधी की सभा को लेकर ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने डेरा डाल लिया है। आज ग्वालियर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अरुण यादव का दावा है कि प्रियंका गांधी की मेहनत से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है। अब एमपी की बारी है। यहां 160 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से जोरदार कामयाबी हासिल करेगी। तो बता दें कि प्रियंका गांधी दौरा करने वाली है और उनके दौरे के पहले सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। 22 जुलाई को प्रियंका गांधी का दौरा है। इसी के पहले अरुण यादव ने बता दें, उन्होंने दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हिमाचल और कर्नाटक जिताया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश भी प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस जीतेगी। 160 सीटें लाकर कांग्रेस यहां पर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होगी। पार्टी ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाएंगी। सोमवार शाम को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। हर एक बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएगी। बैठक के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प दिलाया। साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के बड़े नेता संभाग स्तर पर दौरा करेंगे। प्रदेश के सभी महानगरों में बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर भी रणनीति बनी। पार्टी बीजेपी सरकार का सफाया करने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। हम सभी नेता कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान के तालिबान ने एक बार फिर फरमान जारी करते हुए महिला रोजगार के लिए बचे कुछ रास्तों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान ने महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले ब्यूटी सैलून को बंद करने का फरमान सुनाया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार वाइज एंड सदाचार मंत्रालय ने कहा कि काबुल और अन्य प्रांतों में महिलाओं द्वारा संचालित सभी ब्यूटी सैलून पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और हमारे आदेश का पालन करना चाहिए। चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि तालिबानी फरमानों को लेकर संयुक्त राष्ट्र बार बार प्रतिबंधों की निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे नियमों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए तालिबान सरकार को मान्यता देना लगभग असंभव बना दिया है। बता दें कि इससे पहले तालिबानी फरमान जारी कर लड़कियों को 6ठी कक्षा से ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया। इसके अलावा महिलाओं के सरकारी या निजी क्षेत्रों में काम करने, पार्कों में जाने और जिम के यूज पर बैन लगाया गया। फिलहाल अफगानिस्तान में अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर के रूप में काम करना ही एकमात्र ऐसा काम है जो महिलाएं कर सकती हैं। तो बता दें कि अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान जारी कर दिया गया है। 6ठी से ऊपर पढ़ाई, जिम जाना, पार्क जाना महिलाओं के लिए पहले से ही बैन कर दिया गया था, लेकिन अब महिलाओं के लिए ब्यूटी सैलून चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस दौरान धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि इस फरमान का पालन होना चाहिए और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो महिलाओं के ऊपर एक और तालिबानी फरमान जारी किया गया है। इससे पहले भी 6ठी से ऊपर पढ़ाई करना, जिम जाना और तमाम ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अफगानिस्तान ने
अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर के रूप में काम करना ही एकमात्र ऐसा काम बचा है जो महिलाएं कर सकती हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।